अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इस वक्त पूरा मुल्क एक बार फिर संगीन दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, जिसमें हमेशा की तरह अफगानिस्तान से जुड़े हमारे दो सूबे केपीके और बलूचिस्तान शिकार हो रहे हैं। तवातुर और शिद्दत के साथ इन दहशतगर्दी के वाकयात को देखकर हर पाकिस्तानी के जहन में एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि क्या फिर एक बार फिर मुल्क में दहशतगर्दी का दौर वापस आ रहा है। अब ये कहना बेजाना होगा कि ये दौर वापस नहीं आ रहा, बल्कि आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि हम ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब से पहले वाले दौर में फिर से आ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 2 साल से जारी इस दहशतगर्दी की लहर में सबसे बड़ा टारगेट हमारे सिक्योरिटी इदारे और मुल्की मफाद से जुड़ी अहम तनसीबात हैं। जैसे दुश्मन का मकसद सिर्फ खौफ व हिरास फैलाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करना भी है। कल रात से लेकर आज शाम तक पाकिस्तान में ऊपर तले 3 बड़े वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा सानिया आज दोपहर शांगला में पेश आया, जहां बशाम के मकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमले के नतीजे में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। इस हमले के दौरान हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकराई। गाड़ी पर हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए। रीजनल पुलिस चीफ मोहम्मद अली गंडापुर ने गैर मुल्की खबर रसा इदारे से गुफ्तगू करते हुए बताया कि खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स के काफिले से टकराई, जो इस्लामाबाद से सूबा केपीके के इलाके दासू में अपने कैंप की जानिब जा रहे थे। मोहम्मद अली गंडापुर ने मजीद बताया कि खुदकुश धमाके के नतीजे में 5 चीनी बाशिंदों के अलावा उनका एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी जान से हाथ धो बैठा है। ये हमला पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुज़र साबित हो सकता है, क्योंकि इससे कबल दासू डैम पर जाते हुए पहले भी चेनी इंजीनियर्स की गाड़ी की दहशतगर्दों ने उनको निशाना बनाया था। और ये वाकया ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 साल पुराना है। 14 जुलाई 2021 का दिन था कि जिस वक्त दासू डैम पर जाते हुए जो इंजीनियर्स की बस है उसमें एक्सप्लोजन हुआ था और तकरीबन 9 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार बैठे थे और 14 इसमें ज़ख्मी भी हुए थे। इस धमाके के फौरी बाद ये जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी फौरी तौर पर चीनी सफारत खाने पहुंचे, जहां मोहसिन नकवी ने चीनी सफ़ीर को धमाके की तमाम तफसीलात और हलाकतों के बारे आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाए वक़ुआ पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन से भी चीनी सफ़ीर को तफसीलात से आगाह किया और वज़ीर दाखिला का शांगला में दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों के जा भाग होने पर उन्होंने गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम अपने चीनी भाइयों के गम में बराबर की शरीक है। वफाकी वज़ीर दाखिला के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चीनी सफारत खाने गए, जहाँ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अता तारड़ भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर से शांगला दहशतगर्दी वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया, जिसके बाद चीनी बाशिंदों और इंजीनियर्स की सिक्योरिटी पर तफसीली मुशावरत भी की गई है। इस वाक़े पर ISPR की जानिब से भी रद्दअमल दिया गया और कहा गया है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों में पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है और दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद दाखिली सलामती को गैर मुस्तहकम करना है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। कौम इस बुज़दिलाना कार्रवाई की बिला इम्तियाज़ मजम्मत करती है। दूसरी जानिब चीन ने केपीके के ज़िला शांगला में खुदकुश हमले में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत के बाद खुदकुश हमले की जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीनी सफारत खाने और काउंसलेट ने पाकिस्तान से फौरी तौर पर इमरजेंसी काम का आगाज़ कर दिया और मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी हुक्काम मामले की जामे तहकीकात करके ज़िम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दें। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया कि पाकिस्तानी हुक्काम चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मौसर और अमली इक़दाम करें। शांगला वाक़े के अलावा 25 और 26 नवंबर की दरमियानी शब को सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुरबत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि फायरिंग के तबादले में सिपाही शहीद भी हुआ। ISPR के मुताबिक 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने PNS सिद्दीक पर हमला करने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मौसर जवाब देते हुए इसको नाकाम बनाया और उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। ये पैदर पै दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहे हैं। पर्टिकुलरली ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये CPEC है, जाहिर है उसमें जो हमारा चीनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चीन, उसके बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं और यूं ही है जैसे पाकिस्तान की शहरक पर अटैक करने की कोशिश की गई हो। इन हमलों के पीछे कौन है? जो रिसेंटली ये सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ब्रिगेडियर वकार खान साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज से 5 रोज़ पहले जो गवादर पोर्ट पर अटैक करने की कोशिश की गई, उसके बाद रात ये जो पाक बहरिया की बेस के ऊपर, एयर बेस के ऊपर अटैक किया और आज शांगला में बशाम के मुकाम पर जो चीनी इंजीनियर्स जान की बाजी हार गए हैं, ये पैदर बै बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे कौन है ब्रिगेडियर साहब? जिसमें आई थिंक चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो अगर आप तीनों पॉइंट्स को देखें, ये या तो CPEC के एंड और स्टार्ट पॉइंट है, या वहाँ पे CPEC के बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और प्लस डेफिनेटली
उसमें सब नेशनलिस्ट ग्रुप भी हैं और दहशतगर्द तंजीमें हैं जिस तरह टीटीपी है। पिछले दिनों कुछ और डेवलपमेंट हुई, आई थिंक अगर इलेक्शन के बाद आप देखें तो दहशतगर्द हमलों में कुछ कमी आई थी। और फिर एक दौरा हुआ है भारत के कहने को डिप्लोमेट से, वो मिले जाके तकी साहब को अफगानिस्तान में और उनकी सिक्योरिटी काम काम के साथ, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली दोवल के जो करता धरता है मिनिस्ट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लोग या रॉ के लोग भी थे वहां पे। उसको थोड़ा सेलिब्रेट भी किया गया, मैसेजिंग की गई, तालिबान इंडिया भाई भाई के नारे भी लगे। अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान में भी चाइना का इंटरेस्ट है, और उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान में भी क्रिटिकल इंटरेस्ट है, और इनकी बड़ी एफर्ट रही है कि किसी तरीके से अमन हो और चीज आगे से, बिकॉज अभी कॉरिडोर्स खुलेंगे तो दोनों मुल्कों की डेवलपमेंट भी है। तो इसमें आप कह लें कि मेन जो प्लेयर है इस वक्त भारत है, और जो सीपैक का रूट है, चाहे उसके एंट्री पॉइंट्स हो या एग्जिट पॉइंट हो, वो हर सूरत कोशिश करेंगे इस पर नाकाम लेकिन बनाने वकार खान साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, भारत अगर स्पॉन्सर कर रहा है टीटीपी को, या टीटीए जो है टीटीपी को फॉल किए हुए है, तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तो चाइना अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। आप देखते हैं कि चाइना का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ है, और इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट अगर चीनी इंजीनियर्स को या सी पैक को अटैक किया जा रहा है, तो चीन को भी अटैक किया जा रहा है इक्वली। तो हाउ डू यू सी दिस? एक तरफ तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा है चीन, और दूसरी तरफ अटैक किया जा रहा है उसको। जी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखा जाए तो भी इसमें एक और चीज को भी आप लिंक करें, जो रशिया में हुआ है अटैक, और उसके सिरे भी जो डांडे हैं वो आईएसकेपी से मिल रहे हैं। इसका मतलब अगेन एपिसेंटर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की आई थिंक लीडरशिप को, स्पेशली टीटीए की लीडरशिप को पिछले 1.5 साल से विद प्रूफ्स, अभी आपने देखा होगा पिछले वीडियो भी आई, ये जो पब्लिकली शेयर किया गया, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल से, इंटेलिजेंस चैनल से या पॉलिटिकल चैनल से, फिर रीजनली भी इनको कम्युनिकेट किया गया। ऐसा नहीं है कि रीजन में मॉस्को फॉर्मेट हुआ सितंबर 2023 के एंड पे, और उसमें तमाम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद थे, मुत्तकी साहब थे। उनको बड़ा क्लियरली कहा गया ये टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें। तो मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान में इस वक्त थॉट प्रोसेस है, अभी एक ऑडियो भी आई है, उस पर मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन कहने को वो शायद उनकी सुप्रीम लीडरशिप का पैगाम है, और उसमें वो इंटरनेशनल जहाद की बात कर रहे हैं कि अभी खत्म नहीं हुई चीज और हम पूरी दुनिया में इसको लेके जाएंगे। सो इनका एजेंडा क्या है, बेसिकली उसके पीछे कौन है, आई थिंक बड़ा क्लियरली पाकिस्तान ने फिर इनको कम्युनिकेट भी किया। फिर आपको याद होगा उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक भी की, पाकिस्तान एक मिलिट्री ऑप्शन फर्स्ट टाइम इतना ओपनली यूज किया टू कम्युनिकेट अ मैसेज। और वहां से भी फिर आप कहने के लाउड स्पीकर डिप्लोमेसी के तहत शाउटिंग हुई या जो भी है, तो ये टेररिज्म तो वहीं से इमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कनाइवस है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, टीटीए की, टीटीपी, सब नेशनलिस्ट ग्रुप जो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, और भारत की, उसको आप नेगेट नहीं कर सकते, बिकॉज आईसीएसकेपी के कुछ एलिमेंट्स जो है केरला में भी ऑपरेट करते हुए पकड़े गए थे, श्रीलंका में भी उन्होंने अटैक किया था। तो ये तो है रीजनल। अच्छा, देखिए, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके बाद पाकिस्तान का बेफिटिंग रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, और दूसरा ये कि चाइना का रिएक्शन क्या होगा टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर अटैक। क्योंकि 2021 में 14 जुलाई 2021 को दासू पे काम करने वाले इंजीनियर्स की गाड़ी को हम अटैक किया गया था। 9 इंजीनियर्स जो है इसमें वो हलाक हुए थे, जबकि 14 के करीब जख्मी भी थे, बड़े क्रिटिकल थे। और उसके बाद मुझे याद है कि दासू पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम रुक गया था, रफ्तार काफ़ी सुस्त हुई थी, स्लो डाउन। और फिर जाहिर है दहशतगर्द तो अपने अज़ाइम को कामयाब करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ चाइना का जो रिस्पॉन्स है, जैसे मैंने कहा ना कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या इमीडिएटली उसको खत्म नहीं करना चाहिए, उस लिंक को तोड़ना नहीं चाहिए? जिसमें आई थिंक आपकी बात में वजन है, लेकिन अल्टीमेटली चाइनीज लीडरशिप ने डिसाइड करना है। और चाइना की अल्टीमेट, आई थिंक इसमें पहले भी आप देखें कि चाइनीज इंटरेस्ट पे कराची में अटैक किया गया, ग्वादर में भी इनके जो प्रोजेक्ट्स उन पे अटैक हुआ, कुछ की जहाँ पे संडक पे काम करते हैं, और आपने ऑलरेडी नॉर्थ का जिक्र किया है। सो ये डेफिनेटली चाइनीज इंटरेस्ट पे, बिकॉज ये सीपैक जो इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है B&R का, उसके पीछे बहुत सारी कुवतें हैं, सिर्फ ये मैं नहीं कह सकता कि इसमें अफगानिस्तान ही है। लेकिन इस वक्त जो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं वो ये कि एमिनेट वहां से हो रहा है और प्रॉक्सीज की लड़ाई जारी है। सो ये एक सजेशन हो सकती है, आई एम श्योर चाइनीज वे जरूर करेंगे, बिकॉज जितना एफर्ट उन्होंने अफगानिस्तान में की, जितनी आई थिंक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, इकोनॉमिक एंगेजमेंट की, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वो कोशिश कर रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, और वाखान कॉरिडोर को भी जो बड़ा मुश्किल है टेरिटरी है वहां पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एफर्ट तो है, लेकिन अगर ये चीजें इस तरीके से चलती हैं जहाँ चाइनीज इंटरेस्ट को भी किया जाता है, और आईएसकेपी जाके रशिया में अटैक करती है, तो इसका मतलब इंटरनेशनल जहाद का उनका एक कॉन्सेप्ट है। डिस्पाइट दोहा अकॉर्ड में बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि
जो है वहां सॉइल नहीं यूज होगा, तो एक तो उसकी वायलेशन है। दूसरा, पाकिस्तान के अगेंस्ट आई थिंक वो समझते हैं कि जो लीवर है, क्योंकि ये पिछले आई थिंक 2-3 दहाइयों से इस्तेमाल हो रहा है, चाहे अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी या हामिद करजई की, और अभी तालिबान 2 जो है, केस से कुछ कंसेशन ड्रॉ की जाए पाकिस्तान को ब्रॉ बीट करके, और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जी जो अर्स्टवाइल फाटा है, जो हमारे अभी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इनको स्पेस दी जाए, इनका अपना सिस्टम हो, वहां जो इलीगल मुहाजिरीन है वो भी इधर ही रहे, डॉलर की स्मगलिंग भी हो, और बाकी जो है जो बेसिकली तालिबान को व्हाटएवर दे वांट टू डू उनको वहां करने दिया जाए। लेकिन आई थिंक इस पे अभी बड़ा सख्त इंटरनेशनल प्रेशर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस पे डिस्कशन हुई है, और आई एम श्योर चाइना इसको वे करेगा, ये ऐसे नहीं है। पाकिस्तान के पास 7-8 लीवरेजेस है जिसकी कम बात होती है, और डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकली हमने यूज नहीं किया उसको नेगेटिवली। इसमें वहां ट्रांजिट ट्रेड है, बिकॉज अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स अफगान पीपल। फिर आपकी आ जाती है ग्रेन की सप्लाई है, अभी इसमें ऑलमोस्ट 25% जो गंदम है या बाकी जो ग्रेन है पाकिस्तान से ज्यादा डिपेंडेंस है, बिकॉज इंडिया चाहे जितना मर्जी एयरलिफ्ट कर ले। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना सर, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने का मामला था, वो पहले फेज में फिर बंद हुआ था, उसको कुछ अरसे के लिए हॉल्ट किया गया, मार्च में कहा गया कि उसको दोबारा शुरू किया जाएगा, और अब वो शुरू हो रहा है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ भेजने वाला मामला भी है। और फिर हमारे 2 बॉर्डर्स खास तौर पे, एक तो अफगान बॉर्डर है, वहाँ से टीटीपी की इन्फिल्ट्रेशन है, और दूसरी तरफ से ईरान बॉर्डर है, तो वो जो स्पॉन्सर वहाँ से बीएलए को किया जा रहा है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पर भी बनती है कि कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है डिप्लोमेटिकली। ये मामला अगर हल नहीं हो रहा तो क्या रिटेलिएट करेंगे, कोई रिएक्शन के तौर पे यूज ऑफ फोर्स होगी, क्या होगा सर? जिसमें आपकी बात ठीक है, टेक्निकली इस वक्त तीनों आई थिंक बॉर्डर पे टेंशन है कि ईरान से चीजें सेटल हो गई थी, बिकॉज उनको भी आई थिंक मिसकम्युनिकेट किया गया, और उसमें दाइश का एक हमला हुआ था और उन्होंने समझा, हालांकि डिस्पाइट का आईएसकेपी अल्टीमेटली अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है। तो फिर जब पाकिस्तान ने मिलिटरी रिस्पॉन्ड किया और बड़े क्विक टाइम पे, तो उनको फिर समझ भी आ गई, उसके बाद आई थिंक चीजें काफी नॉर्मल हुई। अभी भी एक उनकी बोट जल रही थी, उसमें पाकिस्तान नेवी ने उसको बचाया, उसको ईरान में बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो बाकी जो बातचीत हो रही है इंटरनेशनल टेररिज्म की, आई थिंक दैट एंगल हैज टू बी सीन। चाइना हैज आल्सो टू वे इस ऑप्शन जो है कि अगर अफगानिस्तान से इस तरीके से जो बड़ा प्रोजेक्ट है आफ्टर ऑल कॉरिडोर्स का, वो तो फ्लैगशिप तो सी पैक ही है, और इसकी सेकंड फेज के लॉन्च होने के अभी इनके एम्बेसडर ने बात की, और हम एक्सपेक्ट करेंगे शायद प्रेसिडेंट शी का विजिट भी हो पाकिस्तान में। तो इन 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 चीजों के अगेंस्ट कौन हो सकता है? उसमें आई थिंक कोलैबोरेशन भी है, इंटरनेशनल होस्टाइल एजेंसीज की हो सकती है। बाकी पाकिस्तान का एक जो फैक्टर है, टाइम हम भूल जाते हैं कि हम एक शटर जोन में रहते हैं। हर दफा जब भी डिस्कशन हुई, आई थिंक मैंने हाईलाइट किया है कि ये जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, ये कभी भी सिक्योर नहीं रहा। मतलब इट इज हिस्टोरिकल, अगर पीछे जाए 300 साल में 60 लड़ाइयां हुई हैं, और पिछले आप कह लें कि 4 डेकेड्स में 2 सुपर पावर्स की इंटरवेंशन ऑक्यूपेशन रही है, इसमें 30 ईयर्स उन्होंने रूल किया है, और 5 दफा रजीम चेंज हुआ। तो ये एक अनस्टेबल जोन है। अच्छा वकार साहब, मुझे ब्रेक लेनी है सर, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रिगेडियर वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डिफेंस एनालिस्ट वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो रीसेंट इंसिडेंट्स हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान के लिए, इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट शी को पाकिस्तान आना है, और अभी खबरें तो ये भी थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दौरे चीन पे जाना है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पर्टिकुलर इस इंसिडेंट के बाद क्या उस तरह की इंगेजमेंट, वो कुशादा दिली, वो आपस में गर्मजोशी ताल्लुकात के अंदर, या कुछ ब्रेक लगेगी, हॉल्ट होगी, जैसा कि कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज या पावर्स चाहती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जाहिर है इस मौके पर पाकिस्तान की मईशत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मईशत को संभाला देने के लिए जो चीन जैसा दोस्त है उसकी तरफ से जो स्पॉन्सर है उसकी तरफ से रोल ओवर्स भी हैं, फंड फैसिलिटीज़ भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिए भी ये फैक्टर बहुत ज़्यादा क्रूशल और इंपॉर्टेंस अख्तियार कर जाएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सेनेट इलेक्शन से पहले जो सियासत हो रही है वो केपी के फ्रंट पे हो रही है। केपी असम्बली का इजलास भी खासी अहमियत अख्तियार कर गया है। सेनेट इंतखाबात से कबल केपी असम्बली का इजलास खासी अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस इजलास की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अगर ये इजलास सेनेट इलेक्शन से कबल बुला लिया जाता है तो मखसूस नशस्तों पर अराकीन हल्फ उठा लेंगे। इन अराकीन के हल्फ उठाने से अपोजिशन अराकीन के लिए 4-5 सेनेट अराकीन का इंतखाब कराना मुमकिन हो जाएगा, और अगर ये इजलास नहीं बुलाया जाता तो शायद हुकूमत 11 नशस्तें हासिल कर जाए। लेकिन यहाँ भी अपोजिशन जमात है कि वो तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ देगी। अपोजिशन इस वक्त किस मौक़िफ़ का इजहार करी, ज़रा वो आपके सामने रखता है।
सूबाई असम्बली जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का रिजर्व सीटों में ओथ लेने से जो है डिले टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। खौफ है कि अगर रिजर्व सीटों पे ओथ ले लिया जाता है खवातीन से और अकलियत से, तो उनको पता है कि वो बहुत सी सेनेट की सीटें हारने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह अपोजिशन की जमातें जो है सेनेट इलेक्शन में इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। अब केपी में ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शंस के अंदर क्या सरप्राइज दे सकती हैं? अभी तो यह है कि स्पीकर अगर इजलास नहीं बुला रहे, मखसूस नशस्तों के ऊपर हल्फ नहीं होता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइकली 11 में से कोई 10 नशस्तें निकाल ले। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये खदशा है अब कि अगर ये इजलास बुलाया जाता है, हल्फ उठा लेते हैं, मखसूस नशस्तों वाले अरकान भी आ जाते हैं, तो 11 में से कोई 6 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर ये इजलास नहीं होता, हल्फ नहीं होता, तो अपोजिशन ये कहती है कि वो फिर भी सरप्राइज देने की पोजीशन में है। असद कैसर साहब इस मुतालिक क्या कहते हैं? काउंटर स्ट्रैटेजी क्या, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। रोजाना जो है मुख्तलिफ किस्म के डिसइंफॉर्मेशन हमारे खिलाफ हो रहे हैं। इंशाल्लाह कोई भी नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो वो अपनी इज्जत खो के जाएगा। ये जो आवाम का इस वक्त रुझान है, यानी किसी घर पे बैठे हैं लोग, न किसी का खर्चा हुआ, न किसी ने कोई कैंपेन चलाई, इमरान खान के नाम से उसको वोट मिला है, तो इमरान खान के नाम से चित्तर भी पड़ेंगे। फिर इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज जमीयत उलमा इस्लाम फे से सेनेटर तलहा महमूद साबिक वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर गए, तो क्या ये जमीयत उलमा इस्लाम को कोई मैसेज है? जी कामरान साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आवाज थोड़ी सी कट की आ रही है। जी कामरान साहब, मैंने सवाल ये किया कि आज सेनेटर तलहा महमूद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, तो साबिक वजीर भी हैं जमीयत उलमा इस्लाम से, सेनेटर भी, तो क्या ये कोई जमीयत उलमा इस्लाम फे को कोई मैसेज तो नहीं? तलहा साहब का इशू ये है, हमारी बहुत मोहतरम है, जाने वालों के लिए अच्छा नहीं लगता है कोई हम उनके कोई बात करें, मगर स्टिल जो है 3 उनको सेनेटर पार्टी ने बनाया, जमीयत पाकिस्तान ने उनको 3 दफा सेनेटर बनाया, और अभी जो 16 महीने की जो गवर्नमेंट हमारी, उसमें जो है वो मिनिस्टर थे और 2 पोर्टफोलियो थे। जब मुफ्ती हो गए तो उनका पोर्टफोलियो भी उनके पास आ गया, सैफरान भी उनके पास था। फिर जो अभी जनरल इलेक्शन गुजरे हैं उसमें उनके पास जो है चित्राल से टिकट होल्डर थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनकी ने इलेक्शन लड़ा, उनको भी टिकट दिया गया। इसके बावजूद अगर कोई चला जाता है, तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों छोड़ के चला जाता है, जब पार्टी ने तमाम तर बेनिफिट्स दिए हैं। तो कामरान साहब, कोई जमीयत उलमा इस्लाम को कोई मैसेज तो नहीं देने की कोशिश की जा रही? ये इसमें कोई पैगाम तो नहीं है JUI के लिए? नहीं, अगर पैगाम देना भी चाहे कोई, तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक खैर करेंगे। जमीयत जो है वो पहले की निस्बत आगे बढ़ रही है, और अगर कोई इस तरह का पैगाम है और किसी को अगर इस तरह से तोड़ दिया, इसको जो बकौल अज़म में खुद जो है ना वो कि जी हम अवामी खिदमत करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है गुज़श्ता 18-20 साल से अवामी खिदमत नहीं हो रही थी, तो अब 20 साल के बाद ये ख्याल आया कि अवामी खिदमत करने, तो इस तरह की खिदमतगार अगर कोई हैं तो वो भी बेशक अगर जाना चाहें सर आंखों के ऊपर, हम उनके लिए भी दुआगो होंगे। ये जो है ना ये याद रखा जाए, जो है ना वो फिर तारीख चलेगी और वो सबके सामने। लेकिन कामरान साहब, ये वक्त बड़ा हम है ना कि केपी में ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम सरप्राइज देने की पोजीशन है, सेनेट इलेक्शन के अंदर सरप्राइज देंगे, लेकिन सरप्राइज तो अभी आपको मिल रहा है कि आपके बंदे टूट रहे हैं। नहीं, उनको शायद बज़ाहिर, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर बज़ाहिर मेरा दिया जाता, तो बात ये है कि उनके पास जनरल इलेक्शन में टिकट था, उनके बेटे के पास भी टिकट था और वो इलेक्शन नहीं जीत सके। अब दूसरे भी तो साथी हैं ना, उनको भी जो है उनकी अहमियत, हर चीज जो है ना वो अपनी जगह पे, सर आंखों पे। फिर इस बात पे कि एक खास वक्त उनको कोई टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेना, ये गैर मुनासिब बात है। अच्छा कामरान साहब, मेरा ख्याल सिग्नल स्ट्रेंथ का कोई प्रॉब्लम है, मुझे बड़ा कान लगा के आपकी बात सुननी पड़ रही है और व्यूवर्स तक भी पहुंचेगी। मेरा आपसे सवाल ये कि सर, सेनेट इलेक्शंस का जो मामला है वो बहुत क्रूशल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब इसमें अगर ऑपोजिशन ने सरप्राइज देना है PTI को, तो क्या करना है फिर? उनके बंदे तोड़ने हैं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, कोई बोलियां लगनी है, ये कैसे सरप्राइज होगा?
देखिए, अगर हार्स ट्रेडिंग हुई, वो तो जितनी भी जो ना कोई अगर कोई बदबू हो और या खुशबू हो, खुशबू भी सबको पता चलता है और बदबू का भी सबको पता चलता है। तो जो कुछ भी होगा वो एक आध दिन की सरफेस हो जाएगा और फिर उसके बाद वो तारीख में उनके साथ जिन लोगों ने ये हरकत की होगी उनके क्रेडिट में या उनके अगेंस्ट लिखा जाएगा। तो जो भी इस तरह की हरकत करेगा वो फिर अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। वो मेरा ख्याल है कि लोग आवाम उसको माफ नहीं करेंगे। मैंने ये शॉर्ट प्ले किया फैसल करीम कुंडी उनके साहब का। लिए- फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन सरप्राइज देगी, तो आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है? ये कुंडी साहब जो बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि इसमें जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी करके कोई सरप्राइज देने की बात कर रहे हो? अगर किसी ने पैसे के जोर पे या किसी ओहदों के लालच के जोर पे इस तरह का सरप्राइज, तो यकीनन हिस्ट्री में अपना नाम गलत अल्फाज में लिखवाएगा। हम कम से कम ये जो है ना वो चाहते हैं कि हम सीधे हाथ पे खड़े थे, हम राइट साइड पे खड़े थे और हमने कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की है। अगर कोई इस तरह का सरप्राइज देता है और अगर कोई उससे किसी को नुकसान पहुंच भी जाता है तो वो नुकसान बाकी होते हैं, उसका जो है फायदा उनको कोई भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली वो लूजर होंगे, वो अपनी रेपुटेशन लूज कर। कावड़े साहब, आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं। इस वक्त एक कानूनी जंग बनी हुई है केपी के फ्रंट पे। स्पीकर साहब को गवर्नर ने लिखा और गवर्नर भी जाहिर है JUIFA के हिमायत याफ्ता है। JUI से स्पीकर इजलास नहीं बुला रहे हैं। मामला इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर है। स्पीकर से जवाब मांगा है, कल तक के लिए मोहलत दी हुई है। बीइंग सीजन्ड लॉयर, आप क्या समझते हैं, कानूनी पोजीशन क्या है? देखिए, स्पीकर एक दस्तूरी ओहदा उनके पास है, गवर्नर के पास भी एक दस्तूरी ओहदा है और ये इजलास जो है और CM जो है वो भी जाहिर है वो कैबिनेट को लीड करते हैं, वो भी एक दस्तूरी ओहदे पे हैं। तो ये अगर कोई किसी के पास जो है ना राइटली या रॉन्गली, बल्कि अब तो राइटली है क्योंकि अब तो अदालती के नतीजे में जो है ना वो सीटें आई हैं और अगर किसी ने गलती करके और कानून की प्रोविजंस को अगर कोई किसी कंटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया तो अब वो ट्रेन उनसे गुजर चुकी है। जिनके पास सीटें आनी थी, जो कंटेस्ट के पास सीटें आ गई हैं, तो अब उनको ओथ दिया जाना चाहिए। और अगर वो ओथ नहीं देंगे या कोशिश करेंगे मामला को रुकवाने की, जैसे गवर्नर ने जब इजलास बुलवाया था और उसको रोका गया, तो उसमें अल्टीमेटली कोर्ट ये इजलास बुलवाने के लिए कहेगी, बुलवाना पड़ेगा, शर्मिंदगी भी होगी और उनका काम भी हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि फिर ओथ कौन लेगा? अगर स्पीकर ओथ नहीं लेते, और इजलास तो बहुत ज़रूरी कन्वीन करना, इजलास होगा तो ओथ होगा, अगर ये नहीं होता तो क्या फिर ये इन लोगों के बगैर जो मखसूस नशिस्तों पर जो आपको मिलनी है उसके बगैर सेनेट इलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा वो इसलिए कि जब स्ट्रेंथ पूरी नहीं होगी, नोटिफिकेशन हो चुका और सिर्फ टेक्निकली उनको ओथ ना दे के, और अगर इस वोटों की तरतीब को और उस तकसीम को ऊपर नीचे करने की कोशिश की गई तो ये अनडू कर देगी अदालत। तो इसकी रेमेडी क्या है सर? फिर ऑल्टरनेट क्या है? 2 अप्रैल का सेनेट इंतखाब मुलतवी करना पड़ेगा, फिर क्या होगा? अल्टरनेट ये है कि इज्जत का काम किया जाए। नोटिफिकेशन हो चुका जिनका, उनको वोट दिया जाए और जो है वो जमहूरी असूलों के मुताबिक किया जाए। जहाँ पे आप जमहूरी असूलों को वायलेट करते हैं उसका अल्टीमेट नुकसान होता है, अल्टीमेट उस पार्टी को नुकसान पहुंचता है। वक्ती फायदे बाज़ औक़ात नजर आते हैं मगर वो वक्ती फायदे जो है वो पार्टी को ले बैठते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्जा साहब, आपके वक्त के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर हमारे साथ मौजूद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस, जबकि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। ये समाअत इसलिए भी आज कुछ खास थी कि आज जहां बानी PTI ने सहाफ़ियों से बात की, वहीं आज बुशरा बीबी ने भी पहली बार सहाफ़ियों से खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने शहद में कुछ मिलाए जाने का इंकशाफ किया। बुशरा बीबी का कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर अडयाला जेल पेशी के लिए आई तो बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया था। इस शहद का इस्तेमाल करती हूँ, वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का कहना था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बानी PTI को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। बानी PTI अवाम की आवाज़ और मुल्क कौम की खातिर जेल में है। बानी PTI ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं, ताहम बानी PTI को कुछ हुआ तो अवाम उनको माफ़ नहीं करेंगे। कमरे अदालत में गुफ्तगू के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी की बात करने से रोकते रहे और इस दौरान बानी PTI बुशरा बीबी का बाजू पकड़ के पीछे ले गए, जिस पर बुशरा बीबी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि मैं बाज़मीर लोगों से बात कर रही हूँ, बेज़मीर लोगों से मुखातिब नहीं हूँ। बानी PTI चाहते तो वो बनीगाला में आराम की ज़िंदगी गुजार रहे होते। बानी PTI ने इक़्तिदार में और इक़्तिदार के बाद कभी किसी को ना नुकसान पहुँचाया और ना किसी को मारने का कहा। बानी PTI के
खमीर में बदला लेना नहीं है, ये कुछ भी कर ले अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हालात बेहतरी की जानिब जाने चाहिए थे लेकिन जा नहीं रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता तो चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, मगर जा नहीं रहे। दूसरी जानिब आजमानी PTI ने भी सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने जनूब एशिया के उमूर के अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को के साइफर को झूठ करार देने के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड लू तस्लीम कर लेता तो जो बाइडन की हुकूमत हिल जाती। उनका कहना था कि असद मजीद ने ऑफिशियल जो मीटिंग पर साइफर भेजा था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में असद मजीद ने धमकी का बताया था। उन्होंने मुतालबा किया कि डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी कराई जाए। अमरीकी सफ़ीर की जेल में मुलाकात से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने बताया कि अमरीकी सफ़ीर मुझे मिलने जेल नहीं आए। अगर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात होती तो डोनाल्ड लू के बयान और अमरीकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूँगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस पर भी समाअत हुई, जहां इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान ने दलाइल दिए और अब ये दलाइल कल तक जारी रखने का कहा गया है। समाअत कल तक मुलतवी हुई है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतहाई गैर मामूली खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिख दिया और इस खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को भिजवाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अदालती उमूर में मुदाखलत हो रही है और ये मुदाखलत मुक़्तदरा की तरफ से हो रही है। और इस पर जो शिकायत भरा ख़त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदालती फ़ोरम है। आला अदालती फ़ोरम को इसकी तहकीकात करने का कहा गया है। जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वालों में शामिल हैं उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान हैं, जस्टिस सुमन रिफत और जस्टिस अरबाब ताहिर इन 6 जजेस के अंदर शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यानी आला अदालती फ़ोरम को ये ख़त लिखा है। ये ख़त इसलिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंस का हाबिल है कि इससे पहले जजेस साहिबान की जानिब से ख़ास तौर पे जो इसमें जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के मुल्ज़िमान को जो 5 मुल्ज़िमान हैं उनको रिसेंटली ज़मानत भी दी तो बड़े गैर मामूली रिमार्क्स जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की तरफ से दिए गए थे और वो हमने मेंशन भी किए थे। और अब इन 6 जजेस ने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। यकीनन आने वाले वक्त में इस पर जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं, पेशरफ्त होती हैं, इस पर आपको अपडेट करेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।